तो क्लास आज का जो टॉपिक है वो है कॉलोनियल। हाँ, व्हाट इज कॉलोनियल। तो पिछली बार हमने जो पढ़ा था कल की क्लास में, मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री को हम पीरियडाइज कैसे करते हैं, मतलब इसके पीछे हिस्से करा हिस्ट्री। ठीक है, तो पहले मैंने आपको समझाया था जेम्स मिल का पीरियडाइजेशन। मतलब जेम्स मिल एक स्कॉटलैंड से एक स्कॉटिश स्कॉलर थे, या जिसको आप फिलोसफर भी कहते हो। तो 1817 में उन्होंने कहा था कि हम हिस्ट्री को हिस्सा कर सकते हैं। तो उसने कैसे किए थे हिस्से? उसने किए थे मुस्लिम, हिंदू और ब्रिटिश। उसने 3 हिस्ट्रीज बताई। ठीक है, बोला कि मुस्लिम की अलग, हिंदू की अलग और ब्रिटिश की अलग। लेकिन इसमें प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि जब हम हिस्ट्री में भी भेदभाव करेंगे, है ना, थाना हिस्सा इक्वालिटी के साथ, लेकिन हमने हिस्ट्री में भी भेदभाव रखा। हमने मुसलमानों को अलग किया, हमने हिंदुओं को अलग किया। हमने कहा कि ब्रिटिश के जमाने में का कि हिंदुस्तान में जो है वो तहजीब याफ्ता बिल्कुल भी नहीं है। मतलब यमन तहजीब यमन पाई रोजुन कित कंचो, यमन पाई पारून कित कंचो, खेन कित कंचो। ठीक है ना, इनको कोई ढंग है कपड़े पहनने का। तो शॉर्ट में ये कहना चाहते थे कि जो ब्रिटिश पीरियड था इंडिया में, यानी जब ब्रिटिश यहाँ पे थे, तो तब का जो पीरियड रह चुका था वो बहुत ही अच्छा था। और इंडिया को सुधारने के लिए सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ब्रिटिश का है। ठीक है, ये अपनी हिस्ट्री में ये बतलाना चाहते थे। लेकिन पहले वो हिस्ट्री वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट तो हुई, लेकिन आगे उसमें बहुत क्रिटिसिज्म आया, क्योंकि इंडियंस को लगा कि हमारे जो हमने सहा है पास्ट में, ठीक है, किसी ने हम पे जुल्म किया है, किसी ने हमसे अच्छे से बात नहीं की है, हमें गुलाम बना के रखा जाता था। तो इस हिस्ट्री में वो मेंशन नहीं था, क्योंकि जेम्स मिल क्या था, एक ब्रिटिशर था ना। तो वो कैसी हिस्ट्री लिखता? वो वैसी हिस्ट्री लिखता है जिसमें ब्रिटिश की तारीफ की जाए। समझ आया? लेकिन इंडियंस वो हिस्ट्री लिखना चाहते थे जहां पे उन्होंने जो भी झेला पास्ट में, ब्रिटिश ने जो भी उनके साथ सलूक किया, वो ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर जनरेशन को पता चलनी चाहिए कि इंडियंस ने जब आजादी हासिल की तो किस तरह और क्या क्या चीजें उनको देखनी पड़ी थी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि हिस्ट्री एक और मतलब जो उसके बाद जेम्स मिल के बाद जब हिस्टोरियंस आए, तो उन्होंने हिस्ट्री को तब भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया। उन्होंने कहा एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। क्या बोला? एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन उस पे भी क्रिटिसिज्म आया। उस पे कैसा क्रिटिसिज्म आया? कहा गया कि जिसको आप मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं वो मॉडर्न नहीं है। क्यों नहीं है मॉडर्न? मॉडर्न हम वो बोलेंगे जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है। मॉडर्न तब कहा जाएगा जब राइट टू वोट होगा। ठीक है, जब लोग वोट करेंगे, जब लोग अपने हिस्से की खुशी देखेंगे, जब लोगों को लगेगा कि हम फ्री है, किसी के गुलाम नहीं है, उसको मॉडर्न कहेंगे। मॉडर्न मॉडर्न नहीं है तो क्या मेडिवल मेडिवल होगा? मानो यहाँ पे बड़ा है, ये छोटा है, ये मंझला है। जब मैंने कल आपको क्लास में किसकी एग्जांपल दी थी? मैंने आपको भाई बहन की एग्जांपल दी थी कि जो बड़ा भाई होता है, भाई जब तक पैदा नहीं होगा, क्या आप दूसरे भाई को मंझला भाई बोलेंगे? उसको बोलेंगे ये दूसरा भाई है ना। हम मत बोलेंगे मंझला भाई है जब तक तीसरा भाई पैदा नहीं होगा। ठीक वैसे मॉडर्न पीरियड को तब तक मॉडर्न नहीं कहा जाएगा जब तक ये सारी चीजें ना हो, डेमोक्रेसी ना हो, ठीक है, बाकी सारी चीजें ना हो। तो क्या मेडिवल पीरियड मेडिवल कहलाएगा? नहीं, वो दूसरा पीरियड कहलाएगा। वो कहलाएगा कॉलोनियल पीरियड। क्या कहलाएगा? कॉलोनियल पीरियड। यानी कि वो पीरियड जहां पे जो ब्रिटिश था वो इंडिया में आ चुका था, कब्जा वब्जा जमा लिया था, और इंडियन जो है उनको गुलाम बनाया था। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक था वो था व्हाट इज कॉलोनियल। हाँ, कॉलोनियल पावर किसे कहते हैं? तो कॉलोनियल का मतलब होता है, देखो हम बोलते हैं ना कि इंडिया जो है वो ब्रिटिश की कॉलोनी है, या अफ्रीका जो थी वो अमेरिकन की कॉलोनी थी। ये वो कॉलोनी नहीं है जहां हम रहने जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं वहां से कॉलोनी बनाई गई है। नहीं, कॉलोनी का मतलब होता है एक कंट्री जब दूसरी कंट्री के ऊपर कब्जा करती है, नाजायज कब्जा, विदाउट उनकी परमिशन के। ठीक है, उसके बाद उस कब्जे के बाद वो क्या करते हैं? वो वहां के रिसोर्स, चाहे वो पानी है, चाहे वो फॉरेस्ट है, चाहे वो पेट्रोल निकलता हो वहां पे, वहां का तेल है, या कोई रिसोर्स लाइक कॉपर वगैरह,
उस पर जबरदस्ती कब्जा जमाते हैं और वो एक्सप्लॉइट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट, मतलब हद से ज्यादा वो यूज करते हैं विदाउट उनकी परमिशन के। ठीक है, दैट इज कॉलोनियल। एंड सिर्फ यहाँ पे रिसोर्स की बात नहीं है, उनको पॉलिटिकली भी एक्सप्लॉइट किया जाता है। पॉलिटिकली का मतलब कैसे? जैसे कि राइट टू वोट मैंने आपको समझाया, हर एक को वोट है ना। आफ्टर 18, जब आप 18 के हो जाएंगे उसके बाद आप वोट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जहां पे कॉलोनीज होती है उनको राइट टू वोट जो था वो बिल्कुल भी नहीं था। इंडिया में जब ब्रिटिश आया तब तो डेमोक्रेसी थी ही नहीं, ऐसा कोई कंसेप्ट था ही नहीं। इवन पॉलिटिक्स भी इनके हाथ से चली गई थी, वो अपना हुक्मरान खुद नहीं चुन सकते थे। ठीक है, पहले क्या होता था, मुगल एम्पायर होते थे, मतलब कि आपने पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा है ना मुगल्स वगैरह, तो मुगल एम्पीरियर्स हुआ करते थे। लेकिन उनके हाथ में भी तब पावर होती थी, तभी तो वो मुगल एम्पीरियर होते थे ना। उनके पास लैंड होता था, उनके पास बहुत बड़ी जागीर होती थी। एंड उसके बाद जब राजा मर जाता था, उसका बेटा आता था, उसका वारिसदार आता था। मतलब कि लोग चाहते थे कि ये हमारा किंग बने, इसमें भी लोगों की ही मर्जी होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ब्रिटिश आता है और बैठ जाता है कुर्सी पे, मतलब आप जो हूँ वो हूँ, मैं ही हूँ, तो तुम्हारा अब कोई मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई, ये हो गई पॉलिटिकली जो सब्जुगेशन हम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जुगेशन, मतलब कि जबरदस्ती वाला कब्जा। एंड दूसरा इकोनॉमिकली, मतलब क्या होता था, इंडियंस को गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था। तो जो ब्रिटिशर होते थे वो उनसे हर तरह के काम लेते थे और पैसे बिल्कुल भी नहीं देते थे। या क्या होता था कि पेजेंट्स को पैसे दिए जाते थे उनको, लेकिन जबरदस्ती की जाती थी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप है, आप उगाते हो अपनी जमीन में कोई क्रॉप, आप उगाते हो चावल, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश को लग रहा है कि चावल में मुझे मुनाफा नहीं है, उसको जैसे वो यूरोप से थे ना ब्रिटिशर्स, तो वो क्या करते थे, इंडिया में जो भी निकलता था ना अनाज, वो लेते थे यूरोप। तो जब यूरोप में डिमांड बढ़ गई इंडियन स्पाइसेस की, तो इन्होंने यहाँ पे पेजेंट्स को फोर्स करना स्टार्ट किया कि आप स्पाइसेस ही उगाओ। ठीक है, अब वो चीजें उगाओ जिसमें हमारा फायदा है। तो पहले किसान क्या करता था, पहले वो अपने फायदे के लिए, अपनी फैमिली को फीड करने के लिए उगाता था, लेकिन अब उसको ब्रिटिशर को फीड करने के लिए उगाया जा रहा है। और सेकेंड थिंग, अपनी जमीन पे, वो मत ब्रिटिशर की जमीन थी, वो उसकी अपनी जमीन होती थी। इसका ये मतलब है कि जमीन भी इसकी, मेहनत भी इसकी, लेकिन फल कौन खा रहा है? ब्रिटिश। समझ आया? तो ये था इकोनॉमिकली। एंड देन सोशली, सोशली का मतलब जो भी इनकी कस्टम्स हुआ करते थे, रिवाज हुआ करते थे, आपको पता ही है इंडिया में कितना मतलब रिवाज होता है, अच्छा स्ट्रिक्ट सा रिवाज। और ये मतलब काफी कॉन्शियस भी होते हैं कि नहीं ये हमारा रीत में नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। लेकिन जब ब्रिटिशर यहाँ पे आए तो उन्होंने काफी दखल अंदाजी करना स्टार्ट कर दिया। कुछ दखल अंदाजी ठीक भी थी, लाइक वो कहते थे कि जब कोई औरत, उसका हस्बैंड मर जाता है तो आप उसको कहते हो आप शादी मत करो, वो गलत है। यानी ये दखलंदाजी सही थी, क्योंकि था भी गलत। एक औरत को दूसरी बार शादी करने की इजाजत होनी चाहिए, वो बेवा नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, या कुछ ऐसे सिस्टम, वो कहते हैं ना सती सिस्टम, पढ़ा होगा मे बी 7th में आपने, जो ब्रह्मो समाज फिर आया, पढ़ा है कुछ, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज। तो इन्होंने कहा कि सती सिस्टम को पूरा खत्म किया जाए। मतलब औरत को कहा जाता था कि अगर उसका हस्बैंड मर गया, वो उसकी जो चिता होती थी ना, जो फाइनल पेयर होता था, जो चिता वो जलाते थे, तो अगर कोई औरत उसमें जंप करती थी, खुदकुशी करती थी, मतलब कि मेरा हस्बैंड मर गया, मुझे जीने का कोई हक नहीं, उसे सती बोला जाता था कि ये बहुत सती है, ये बहुत पाक है। जो बाकी की औरतें हैं वो सती नहीं है, और बिल्कुल भी वो मैरिज तो वो कर ही नहीं सकती, वो तो दूर की बात थी। तो ब्रिटिशर ने यहाँ पे दखल अंदाजी की, बोला नहीं आप विडो मैरिज करवाओ, ठीक है, बेवा को मैरिज करवाओ। वो था सोशली एक्सप्लॉयटेशन, या सोशली हम ये भी कह सकते हैं जो भेदभाव पैदा किया था ब्रिटिश ने भी कहीं टाइम तक। लाइक जो अमीर होते थे ना, लैंडलॉर्ड, जमींदारी से आसानी से, तो उनके साथ क्या करते थे, ये बोलते थे उनको कि तुम लोग गरीबों को लूटो, उनके साथ मतलब जो चाहे करो, बस हमारा कमीशन याद रखो। ठीक है, ऐसे करते हैं ना ये लोग। लाइक आप हो, आप जैसे किसी गांव के हेड हो, ठीक है, तो ब्रिटिशर जाता था गांव के मुखिया के पास, वो बोलता था आप एक काम करो, आपके गांव में इतने किसान हैं, ठीक है, उनसे टैक्स ले लो, उनसे टैक्स ले लो, हमें तुम 30% दे देना, 10% तुम्हें हो गया।
समझ आया? तो ये सोशली एक्सप्लॉयटेशन थी। एंड देन कल्चरल चेंज, कल्चर में भी काफी चेंज आने लगा। ठीक है, अब देखो मेरा कल्चर है, मैं कश्मीरी हूँ, मुझे विंटर में फैरन पहनना है, ये मेरा कल्चर है, मुझे कामली चाहिए, ये मेरा कल्चर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेस्ट आएगा, बोलेगा कल से फैरन मत लगाओ। ठीक है, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पिछली बार हुआ था, जब हालात खराब हो गए थे तो उन्होंने काफी बैन किया था फैरन कश्मीरियों को, कि फैरन शुड अलाउड की है, फैरन के नीचे पता नहीं क्या क्या होता है इनको, तो बिल्कुल भी। लेकिन ये हमारी कल्चर की दखल अंदाजी हुई। तो वैसे ही इंडियंस क्या करते थे, उनको लगता था कि हमारी कल्चर में दखल अंदाजी होती है। जैसे कहीं पे होता है ना वो सुपरस्टिशियस, ये काफी सुपरस्टिशियस भी होते हैं। सुपरस्टिशियस का मतलब, मैं जा रही हूँ, बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा, अब मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि या इनका सुपरस्टिशियस ये होता था कि अगर इनको किसी मुल्क में जाना है, ये पानी के रास्ते से नहीं जाएंगे, उनसे क्या होता है, उनसे उसका रिलीजन खारिज हो जाता है। तो ये इनका एक तरह से सुपरस्टिशियस। मगर जब ब्रिटिश आया तो उन्होंने काफी सुपरस्टिशियस को खत्म भी किया, लेकिन इंडियंस के लिए वो दखलंदाजी थी। क्या थी? दखलंदाजी। तो वो ये सारा जो प्रोसेस आपने देखा, इसको कहते हैं कोलोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? कोलोनाइजेशन। समझ आया मदीहा? यस मैम। यासीन महराज, आप सुन रहे हैं? यासीन महराज, रोल नंबर 9। यस मैम। आप क्लास में है या नहीं? जवाब देना फिर। तो अगर आपको डेफिनेशन आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो एग्जाम होंगे आपको स्कूल के अंदर, वो आपको टेक्सचुअल बेस्ड नहीं होंगे। ठीक है, वो आपको ऐसे होंगे, जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको कॉलोनाइजेशन पढ़ाई, तो अगर आपको आएगा अब एग्जाम में व्हाट इज कॉलोनी या व्हाट इज कॉलोनियल पावर या डिफाइन कॉलोनाइजेशन, तो उसका जो definition होगा वो इस तरह होगा, when the subjugation of one country, when the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural change, we refer to the process of colonization। मतलब जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पे जबरदस्ती वाला कब्जा करती है और वहां कुछ चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस पॉलिटिकली आते हैं, वो चेंजेस सोशली आते हैं, इकोनॉमिकली और कल्चरली आते हैं, वो हम उसको क्या कहते हैं? कोलोनाइजेशन। समझ आया? यस मैम। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड। असल में है टॉपिक इसका हाउ डू वी नो। हाउ डू वी नो का मतलब है कि जो भी हम इस टाइम पढ़ रहे हैं हमें कैसे पता चला। ठीक है, तो हिस्ट्री हमारे पास, ये जो रास्ते हैं, ये जो रूट्स है, ये कहाँ से आए, कैसे पता चला, हमें कैसे पता चला कि ब्रिटिश यहाँ किस मकसद से आया था, हमें कैसे पता चला कि किस तरह उन्होंने धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो कैसे पता चला कि उन्होंने रेवेन्यू के नाम पे, मतलब उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था तो वो टैक्स नहीं देते थे। ठीक है, वो टैक्स बिल्कुल भी नहीं देते थे, क्योंकि देखो जब ब्रिटिश यहाँ पे आता है तो पहले इंडियंस होते हैं ना ऐसे सेंटिमेंटल होते हैं, काफी बोलते हैं कि मेहमान है, तो वो काफी छूट देते हैं ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है कि आप आराम से ट्रेड करो, जब तक कि वो पूरा कब्जा कर लेते हैं फिर इंडिया पे इंडियंस को पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक में एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, यानी कि ये जो रिकॉर्ड्स है हमारे पास आए कहाँ से। लोगों ने डायरीज लिखना स्टार्ट किया था, लोगों ने कैलीग्राफीज लिखनी स्टार्ट की थी, तभी जाके हमारे पास आज ये रिकॉर्ड है। और तब तो मतलब कागज वगैरह नहीं होते थे, पहले ही कागज नहीं आया था, पहले वो पत्तों पे लिखते थे, वो पत्थरों पे लिखते थे, या ठीक है, आज हम डिजाइन बनाते हैं ना, जैसे कॉपर के बर्तनों पे डिजाइन बनाते हैं, तो उस टाइम पे वो लोग लिखाई करते थे। हाँ, एज ए पेज, उनको लगता था कि मतलब जो पेज नहीं है तो वो कॉपर से भी लिखाई का काम करते थे। ठीक है, तो उससे हमें पता चला कि आगे हमारे पास क्या क्या चीजें आई। तो अब हमें इसमें रहते हैं कुल मिला के 3 टॉपिक। पहला टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड, दूसरा टॉपिक है सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट,
और तीसरा टॉपिक है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। तो इसी के साथ फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। मैं आपको शायद 2 चैप्टर्स है, हाँ इसमें आपको 2 चैप्टर्स है, लेकिन इसके बाद हम स्विच पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा आपको चेंज हो जाएगा। अगर हमने कंटिन्यू हिस्ट्री पढ़ा तो आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। कल मैंने कुछ होम टास्क दिया था, Yes, ma'am. आपने किया वो? Yes, ma'am. मैम हमने किया है। वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे अभी। एंड मैम वहाँ पे मेरा ग्रुप सेटिंग नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अभी चेंज करती हूँ। ओके मैम। यासिन मेहरा जब रोज क्लास देंगे, ठीक है। मैम बाकी की क्या क्लास सेंड करना है? हाँ जी, मैम सेंड करना है ग्रुप में? आपने किया है कल का होम टास्क? आप नो तो नहीं थे ना मैम, नो मैम मैंने नहीं कल दी थी मैम। ये फोन तभी ये 0 इसमें नेटवर्क ही नहीं आता था। ठीक है, कोई बात नहीं। आज का होम टास्क लिख लो पहले। गिव एग्जांपल्स ऑफ Give some जी examples of colonial rule. Give some जी examples of colonial rule throughout the world. Give some examples of colonial rule throughout the world. मैम मैम लिखा। और बताइए। आप colonial rule की एग्जाम्पल देनी है पूरे वर्ल्ड में। जैसे मैंने अफ्रीका के बारे में बताया, मैम और बताइए। वो भी कॉलोनी थी साउथ अफ्रीका। लेकिन आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। मैम या फिर से इंडिया भी। बताइए। Give some examples of colonial rule throughout the world. लिखा? यस यस मैम। मैम। ओके, आपने किया होगा कल का? मैम हाँ जी, मैम कीजिए ना चेंज ग्रुप सेटिंग। हाँ बस एक सेकेंड बेटा। कीजिए सेंड। ओके मैम। सेटिंग मैंने चेंज कर दिया। आज का हम टास्क करना, ठीक है। तो आपकी क्लासेस हो गई ना? 5 क्लासेस होगी आज। मैम मैंने किया सेंड। मैम हाँ बेटा, देख रही हूँ।
वेरी गुड मदीहा। थैंक यू मैम। चलिए आप लीव कीजिए, ठीक है। ओके मैम।